वेलकम मेरे दोस्तों। ये कहानी है आज की दुनिया की, एक ऐसे सच की जो हर तरफ हमारे चारों ओर है, लेकिन जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। अगर सेपियंस ने हमें हमारा अतीत दिखाया था और होमो डियोस ने हमें हमारा आने वाला भविष्य, तो 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी हमें आज के इस खतरनाक और उलझे हुए वर्तमान की तस्वीर दिखाती है। ये किताब पूछती है सबसे बड़े सवाल। जब झूठ सच्चाई से भी तेज फैलता है, तब हम किस पर भरोसा करेंगे? जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान से ज्यादा समझदार हो जाएगा, तब हमारी नौकरी, हमारी पहचान और हमारा मकसद कहां जाएगा? जब दुनिया के पास बटन दबाकर उसे खत्म करने की ताकत है, तो हम शांति कैसे ढूंढेंगे? ये सिर्फ किताब नहीं, ये 21 चेतावनियां हैं, 21 सबक हैं जो हमें बताते हैं कि अगर हमने आंखें बंद रखीं तो 21वीं सदी हमें कुचल कर निकल जाएगी। लेकिन अगर हम जाग गए तो शायद हम खुद अपनी कहानी फिर से लिख सकें। ये किताब क्यों जरूरी है? आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां इंसान के हाथों में मोबाइल है, इंटरनेट है और शायद वो ताकत भी है जिससे पूरी दुनिया को बदल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं? क्या तकनीक हमें आजादी दे रही है या हमें और गुलाम बना रही है? क्या राजनीति हमें जोड़ रही है या तोड़ रही है? क्या धर्म और विचारधाराएं हमें शांति दे रही हैं या हमें बांट रही है? ये किताब हमारे अतीत की याद भी दिलाती है, वर्तमान की हकीकत भी दिखाती है और भविष्य की अनिश्चितता पर हमें सोचने को मजबूर भी करती है। और सबसे पहला सबक शुरू होता है, यानी वो दौर जब इंसान को पता चलता है कि जिन विचारधाराओं पर उसने भरोसा किया था वो उतनी मजबूत नहीं रही। युवाल नोआह हरारी शुरू करते हैं। लेसन 1, डिसइल्यूजनमेंट, मोह भंग से। 20वीं सदी को अगर ध्यान से देखें तो पूरी दुनिया 3 बड़ी विचारधाराओं पर टिकी थी। पहला, फांसीवाद, फैसिज्म, जो ताकत और राष्ट्रवाद पर आधारित था। दूसरा, कम्युनिज्म, जो बराबरी और वर्गहीन समाज का सपना दिखाता था। तीसरा, लिबरलिज्म, जो आजादी, लोकतंत्र और इंसानी अधिकारों पर जोर देता था। पहले 2 विचारधाराएं धीरे धीरे टूट गईं। फांसीवाद हिटलर और मुसोलिनी के साथ मिट गया। कम्युनिज्म भी सोवियत यूनियन के पतन के साथ धराशायी हो गया और फिर बचा सिर्फ लिबरलिज्म। 90 के दशक में जब सोवियत यूनियन टूटा, तब लगा कि अब लिबरलिज्म ही दुनिया का भविष्य है। फ्रांसिस फुकुयामा नाम के एक विचारक ने तो किताब लिख दी, द एंड ऑफ हिस्ट्री, जिसमें उन्होंने कहा कि अब इंसान ने इतिहास का आखिरी पड़ाव पा लिया है। लोकतंत्र और पूंजीवाद ही अंतिम व्यवस्था होगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? हरारी कहते हैं नहीं। 21वीं सदी आते आते लिबरलिज्म भी कमजोर होने लगा और यही है मोहभंग। लिबरलिज्म कहता है कि इंसान के पास स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल है। लेकिन क्या वाकई? आज गूगल, फेसबुक, अमेजन जैसे प्लेटफॉर्म्स हमारे हर क्लिक, हर सर्च, हर खरीदारी पर नजर रखते हैं। एआई हमें हमसे ज्यादा जानने लगा है। तो सवाल उठता है, जब मशीनें हमारे मन को पढ़ सकती हैं, तब क्या हमारी आजादी सचमुच हमारी है? लिबरल लोकतंत्र की ताकत चुनाव थे, लेकिन आज चुनाव भी सोशल मीडिया के एल्गोरिदम से प्रभावित होते हैं। 2016 के अमेरिकी चुनाव, ब्रेक्सिट का वोट, ये सब इस बात के उदाहरण हैं कि डेटा और प्रोपेगेंडा ने लोकतंत्र की जड़ों को हिला दिया। लिबरलिज्म वादा करता था कि बाजार की ताकतें सबको समृद्ध बनाएंगी, लेकिन हुआ उल्टा। अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब। आज दुनिया की 1% आबादी के पास बाकी 99% से ज्यादा दौलत है। क्या यह बराबरी है? लिबरल दुनिया कहती थी कि अब शांति का युग आएगा, लेकिन 9/11 के हमले ने सब बदल दिया। उसके बाद आतंकवाद, चरमपंथ, धार्मिक कट्टरता फिर से उभर कर आई। लोगों ने देख लिया कि लोकतंत्र और आजादी उन्हें सुरक्षा की गारंटी नहीं देती। तो अब इंसान के सामने बड़ा सवाल है, अगर फांसीवाद खत्म हो चुका, कम्युनिज्म मिट चुका और लिबरलिज्म भी हिल रहा है, तो इंसान किस पर भरोसा करे? क्या हम नई विचारधाराएं बनाएंगे? क्या हम टेक्नोलॉजी को नया भगवान मान लेंगे? क्या एआई और डेटा हमारी राजनीति, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे रिश्तों को तय करेंगे? हरारी चेतावनी देते हैं, हम अभी एक वैक्यूम, खाली जगह में जी रहे हैं। पुरानी कहानियां टूट चुकी हैं, लेकिन नई कहानियां अभी बनी नहीं हैं। और जब इंसान के पास कोई साझा कहानी नहीं होती, तो अराजकता पैदा होती है। अगर आपकी स्वतंत्र इच्छा अब एल्गोरिदम की गिरफ्त में है, तो क्या आप सच में मुक्त हैं? अगर आपकी राजनीतिक सोच सोशल मीडिया तय कर रहा है, तो क्या लोकतंत्र बच पाएगा? और अगर समाज के पास कोई साझा विजन नहीं रहा, तो आने वाली पीढ़ियां किस दिशा में जाएंगी?
यानी अब हमें मानना पड़ेगा कि पुरानी विचारधाराएं हमारे काम नहीं आ रही हैं। हमें नई सोच, नई कहानियां और नई दिशा चाहिए। युवाल नोआ हरारी अब हमें लेसन 2 वर्क यानी काम का भविष्य बताते हैं। हमारी पूरी जिंदगी काम पर टिकी है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हम जो कुछ भी करते हैं उसका मकसद कहीं ना कहीं काम से जुड़ा होता है। काम हमें पैसा देता है, पहचान देता है और समाज में जगह भी। लेकिन अब सवाल यह है, क्या आने वाले कल में ये काम वैसे ही रहेंगे जैसे आज हैं? क्या आने वाली पीढ़ी के पास वही दफ्तर, वही नौकरियां हों, वही सुरक्षा होगी जो हम सोचते आए हैं? हरारी कहते हैं शायद नहीं, क्योंकि 21वीं सदी का सबसे बड़ा खतरा है ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। औद्योगिक क्रांति के समय मशीनों ने इंसानों का काम छीन लिया था, लेकिन तब भी इंसानों को नए काम मिल गए। खेती से निकले लोग फैक्ट्रियों में काम करने लगे, फैक्ट्रियों से निकले लोग ऑफिसों और सर्विस सेक्टर में चले गए। लेकिन आज की एआई और रोबोटिक्स अलग है। ये मशीनें सिर्फ शारीरिक काम नहीं बल्कि दिमागी काम भी कर रही हैं। ड्राइवर की जगह सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ रही है। डॉक्टर के डायग्नोसिस की जगह एआई एल्गोरिदम्स काम कर रहे हैं। वकीलों के कॉन्ट्रैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स पढ़ने का काम अब मशीन लर्निंग कर सकता है। यानी इस बार इंसानों के लिए नए काम शायद ही बचे। क्या आपने अमेज़न पर शॉपिंग की है? आपको पता है वहां वेयरहाउस में लाखों पैकेट्स दिन रात कैसे निकलते हैं। वहां इंसान से ज्यादा काम रोबोट कर रहे हैं। या फिर आपने यूट्यूब पर देखा होगा कि कोई सॉफ्टवेयर आपके लिए रेडीमेड वीडियो बना देता है। यानी क्रिएटिव काम भी अब सिर्फ इंसानों का क्षेत्र नहीं रहा। तो फिर इंसान कहां जाएगा? एआई और ऑटोमेशन का असर हर किसी पर बराबर नहीं पड़ेगा। जो लोग टेक्नोलॉजी के मालिक होंगे यानी बड़ी कंपनियां, वो और ताकतवर बनेंगे, और जिनके पास स्किल्स नहीं होंगे वो बेरोजगारी और हताशा का शिकार बनेंगे। हरारी इसे यूजलेस क्लास कहते हैं, यानी एक नया सामाजिक वर्ग जिनके पास काम ही नहीं होगा और समाज उन्हें बेकार समझने लगेगा। क्या आपने सोचा है जब लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो उनके सपनों और इज्जत का क्या होगा? इतिहास में जब भी बड़ी बेरोजगारी आई है तब समाज में अस्थिरता बढ़ी है। 1930s की ग्रेट डिप्रेशन को ही देख लीजिए, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। आज अगर एआई से करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए तो क्या दुनिया एक और संकट में नहीं जाएगी? तो अब सवाल ये उठता है, क्या सरकारें और समाज लोगों को नए स्किल्स सिखा पाएंगे? क्या हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई जैसा सिस्टम बना पाएंगे जहां हर इंसान को बिना काम किए भी जीने के लिए कुछ मिले? क्या इंसान अपनी पहचान काम से हटाकर किसी और चीज से जोड़ पाएगा? क्योंकि अभी तक हम मैं कौन हूं का जवाब मैं क्या काम करता हूं से देते आए हैं। लेकिन जब काम ही ना बचे तो इंसान अपनी पहचान कहां ढूंढेगा? अगर कल आपकी नौकरी एआई ने ले ली तो आप क्या करेंगे? क्या आप नए स्किल सीख पाएंगे या हताश हो जाएंगे? और अगर पूरा समाज बेकार वर्ग में बंट गया तो क्या अमीर गरीब के बीच खाई और गहरी नहीं होगी? हरारी कहते हैं कि आने वाले सालों में सबसे बड़ा सवाल यही होगा, काम का भविष्य क्या है? हमें यह मान लेना चाहिए कि एक स्किल सीखकर जिंदगी भर वही काम करना अब संभव नहीं है। अब हर इंसान को बार बार खुद को नया बनाना होगा, सीखते रहना होगा, बदलते रहना होगा। युवाल नोआ हरारी। अब हमें लेसन 3 फ्रीडम स्वतंत्रता का संकट मैं बताते हैं कि हम हमेशा ये मानते आए हैं कि हम आजाद हैं। हम खुद तय करते हैं कि हमें क्या खाना है, किससे शादी करनी है, किसे वोट देना है और क्या खरीदना है। लेकिन क्या ये सच है या फिर ये सिर्फ एक भ्रम है जो हमें दिया गया है? हरारी कहते हैं 21वीं सदी में हमारी आजादी सबसे ज्यादा खतरे में है और इसकी वजह है बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले राजा रजवाड़े, फिर धर्म और फिर लोकतंत्र हमारे फैसलों पर असर डालते थे, लेकिन आज हमारे फैसले सबसे ज्यादा डेटा और एल्गोरिदम्स तय कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स आपको बताता है कि कौन सी फिल्म देखनी चाहिए। यूट्यूब आपको दिखाता है कि अगला वीडियो कौन सा होगा। अमेज़न तय करता है कि आपको कौन सी किताब या प्रोडक्ट पसंद आएगा। आपको लगता है कि आपने चुना है, लेकिन असल में आपको दिखाया वही जा रहा है जो एल्गोरिदम चाहता है। लोकतंत्र की पूरी नींव इस विचार पर खड़ी है कि लोग अपनी स्वतंत्र इच्छा से सही फैसले करेंगे। लेकिन जब फेसबुक या ट्विटर आपके दिमाग से खेलकर आपकी राय बदल सकते हैं,
तो क्या आपके वोट सचमुच आपके हैं? 2016 के अमेरिकी चुनाव और ब्रेक्सिट में यही हुआ। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने डेटा का इस्तेमाल कर करोड़ों लोगों की सोच बदली। लोगों को पता भी नहीं चला कि उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई है। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि आपको नया मोबाइल लेना है। आप गूगल पर बेस्ट फोन अंडर 20,000 सर्च करते हैं। अब आपको जो लिस्ट दिखती है वही आपका फैसला बनाती है। लेकिन क्या आपने सोचा कि गूगल ने ये लिस्ट किस आधार पर बनाई? किसने पैसे दिए? किसने विज्ञापन चलाया? तो क्या आपका चुनाव आपका था या फिर गूगल का? हरारी कहते हैं कि अब एल्गोरिदम हमें हमसे ज्यादा जानने लगे हैं। फिटबिट या स्मार्ट वॉच आपकी धड़कन माप लेती है। आपका फेसबुक एक्टिविटी आपके रिश्तों का अनुमान लगा लेती है। स्पॉटिफाई आपकी भावनाओं का अंदाजा लगाकर गाने सुझाता है। कभी कभी एल्गोरिदम आपको आपकी सेक्सुअल प्रेफरेंस तक बता सकता है, भले ही आपने खुद कभी स्वीकार न किया हो। तो सवाल उठता है, अगर मशीनें हमें इतना जानती हैं तो क्या हमारी स्वतंत्र इच्छा अब भी बची है? अगर इंसान अपनी स्वतंत्रता खो दे तो क्या बचेगा? क्या लोकतंत्र टिक पाएगा? क्या बाजार सचमुच ग्राहक की पसंद पर खड़ा रहेगा या कंपनी की चालाकी पर? हरारी चेतावनी देते हैं, 21वीं सदी का सबसे बड़ा खतरा तानाशाही नहीं बल्कि डिजिटल डिक्टेटरशिप है। यानी ऐसा दौर जहां कोई राजा या नेता नहीं बल्कि एल्गोरिदम हमारी जिंदगी चलाएगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप इंस्टाग्राम पर सिर्फ 5 मिनट के लिए खोलते हैं और आधा घंटा निकल जाता है? तो उस समय आपकी आजादी कहां गई? अगर आपके वोट से पहले ही आपकी सोच बदल दी जाए तो क्या आप लोकतंत्र में सचमुच आजाद हैं? और अगर मशीनें आपकी हर चाहत आपसे पहले जानती हैं तो क्या आपकी पहचान अब आपकी ही रहेगी? हरारी कहते हैं, स्वतंत्रता का असली संकट यही है। हम सोचते हैं कि हम आजाद हैं, जबकि हमारी डोर अब डेटा और एल्गोरिदम के हाथों में है। अगर हमने इस खतरे को न समझा तो भविष्य में हमारी फ्री विल सिर्फ एक पुरानी कहानी बनकर रह जाएगी। तो अब हम चलते हैं लेसन 4, इक्वालिटी, असमानता का खतरा पर। यह हिस्सा बेहद जरूरी है क्योंकि हरारी बताते हैं कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा बम परमाणु नहीं बल्कि असमानता, इनइक्वालिटी है। युवाल नोआ हरारी बताते हैं, असमानता क्यों बढ़ रही है? इतिहास में हमेशा अमीर और गरीब रहे हैं, राजा और प्रजा, जमींदार और किसान, मालिक और मजदूर, लेकिन फिर भी किसी न किसी स्तर पर सब इंसान एक ही जैविक नियमों से बंधे थे। किसी राजा को भी बीमारी हो सकती थी, किसी मजदूर की तरह उसे भी भूख लगती थी। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। हरारी कहते हैं कि टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी ने एक नया खतरा पैदा कर दिया है। अब अमीर सिर्फ पैसों में अमीर नहीं रहेंगे बल्कि शरीर और दिमाग में भी अमीर हो सकते हैं। यानी इंसान की क्षमताओं में ऐसी खाई बन सकती है जो कभी भरी नहीं जा सकेगी। आज जो सबसे ज्यादा डेटा कंट्रोल करता है वही सबसे ताकतवर है। फेसबुक, गूगल, अमेज़न, एप्पल, ये कंपनियां सिर्फ व्यापार नहीं कर रही बल्कि पूरी दुनिया की आदतें और सोच बना रही हैं। अगर डेटा तेल है तो ये कंपनियां नए युग के तेल के बादशाह हैं। और ये ताकत सबके पास नहीं, सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के पास है। भविष्य में अमीर लोग जीन एडिटिंग, एंटी एजिंग दवाएं और सुपर ह्यूमन तकनीकें इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी उनकी जिंदगी लंबी होगी, सेहत बेहतर होगी, दिमाग और तेज होगा। वहीं गरीब लोगों के पास ये सुविधाएं नहीं होंगी। यानी आने वाला समय हेल्थ इनइक्वालिटी का होगा। सोचिए, अगर किसी अमीर की जिंदगी 120 साल है और गरीब की 60 साल, तो क्या दोनों सचमुच एक ही दुनिया में रह रहे हैं? ऑटोमेशन और एआई ने पहले ही नौकरियां छीननी शुरू कर दी है, लेकिन नई नौकरियां वही पा सकेगा जिसके पास हाईटेक स्किल्स होंगे। गरीब देशों और गरीब तबकों के पास ये ट्रेनिंग नहीं होगी। यानी दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। पहला हाईटेक अमीर क्लास, दूसरा यूजलेस क्लास जिनके पास कोई काम नहीं होगा। मान लीजिए कोई बच्चा सिलिकॉन वैली में पैदा होता है, उसे बचपन से कोडिंग, रोबोटिक्स, बायोटेक सिखाई जाएगी। वहीं कोई बच्चा बिहार या अफ्रीका के किसी गांव में पैदा होता है, उसे बेसिक एजुकेशन भी मुश्किल से मिलेगी। क्या दोनों बच्चों की जिंदगी एक जैसी होगी या फिर उनका भविष्य जन्म के साथ ही तय हो जाएगा? अगर अमीर और गरीब के बीच ये खाई बढ़ी तो समाज फट जाएगा। एक तरफ देवता जैसे इंसान होंगे, दूसरी तरफ बेकार वर्ग। ये असमानता बगावत और हिंसा को जन्म देगी। आज भी अमीर देश अमेरिका, यूरोप, जापान और गरीब देश अफ्रीका, एशिया के कुछ हिस्से के बीच अंतर है।
भविष्य में ये अंतर और गहरा हो सकता है। हो सकता है कुछ देश सुपर ह्यूमन नागरिकों से भर जाए और बाकी देश पिछड़ जाए। अगर टेक्नोलॉजी और हेल्थ सिर्फ अमीरों के पास होगी तो गरीबों की आवाज और भी दब जाएगी। लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाएगा। अगर भविष्य में आपके पड़ोस का अमीर इंसान 120 साल जिएगा और आप सिर्फ 60, तो क्या आप इसे इंसाफ मानेंगे? अगर आपकी नौकरी एआई ले ले और अमीरों के बच्चे रोबोट्स पर राज करें तो आपका भविष्य कैसा होगा? और अगर पूरा समाज टेक्नो अमीर और बेकार गरीब में बंट गया तो क्या इंसानियत बच पाएगी? हरारी कहते हैं 21वीं सदी में हमें सबसे बड़ा डर युद्ध से नहीं बल्कि असमानता से होना चाहिए, क्योंकि जब इंसानों के बीच जीवन और दिमाग में ही फर्क आ जाएगा तब इंसानियत टूट जाएगी। भविष्य का असली सवाल अमीरी गरीबी नहीं बल्कि मानवता की बराबरी है। युवाल नोआ हरारी। अब बात करते हैं लेसन 5, कम्युनिटी, समाज और राष्ट्र की भूमिका की। यह हिस्सा बहुत भावुक और गहरा है क्योंकि यहां हरारी बताते हैं कि 21वीं सदी में इंसान की सामूहिक पहचान कैसे बदल रही है। सोचिए, हजारों साल पहले इंसान छोटी छोटी टोलियों में रहता था। शिकारी और संग्रहकर्ता मिलकर खाना जुटाते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। फिर गांव बने, फिर राज्य, फिर साम्राज्य। धीरे धीरे इंसान ने अपनी पहचान बढ़ाई। मैं इस गांव का हूं, मैं इस धर्म का हूं, मैं इस देश का हूं। लेकिन 21वीं सदी में यह सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ है, हमारी असली पहचान कौन सी है? क्या हम सिर्फ अपने गांव समुदाय के हैं या पूरी मानवता के? आज की दुनिया में सबसे मजबूत पहचान राष्ट्र की है। हम कहते हैं मैं भारतीय हूं, मैं अमेरिकी हूं, मैं जापानी हूं, लेकिन क्या राष्ट्र ही हमारी अंतिम पहचान है? हरारी कहते हैं राष्ट्रवाद कभी कभी इंसान को जोड़ता कम, तोड़ता ज्यादा है। जब कोई कहता है हमारी संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है तो वो दूसरों को कमतर कर देता है। इतिहास गवाह है कि राष्ट्रवाद ने ही युद्धों को जन्म दिया, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय। आज जो समस्याएं हमारे सामने हैं उनका हल सिर्फ राष्ट्र नहीं निकाल सकता। क्लाइमेट चेंज, प्रदूषण सिर्फ एक देश का नहीं, पूरी धरती का मुद्दा है। महामारी कोविड ने दिखा दिया कि वायरस पासपोर्ट नहीं मांगता। साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट हमलों से कोई भी देश अकेला नहीं निपट सकता। यानी 21वीं सदी में असली पहचान ग्लोबल है। मान लीजिए अगर आपके पड़ोस का घर जल रहा हो तो क्या आप सिर्फ ये सोचेंगे कि ये मेरा घर नहीं है, मुझे क्या? नहीं, क्योंकि अगर आग फैल गई तो आपका घर भी जलेगा। वैसे ही अगर अफ्रीका में महामारी फैलती है तो कुछ ही महीनों में वो यूरोप और एशिया तक पहुंच जाएगी। तो क्या हमें सिर्फ राष्ट्र सोचना चाहिए या पूरी मानवता? सोशल मीडिया ने हमें जोड़ा भी है और तोड़ा भी। आज हम हजारों ऑनलाइन दोस्तों से जुड़े हैं लेकिन असल जिंदगी में अकेले होते जा रहे हैं। कम्युनिटी का असली मतलब था दुख सुख में साथ देना, लेकिन अब कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक पेज तक सिमट गई है। क्या यह सचमुच इंसानी जुड़ाव है? आज इंसान कंफ्यूज्ड है। क्या उसकी असली पहचान परिवार है, धर्म है, राष्ट्र है या पूरी मानवता? अगर हमने ये तय नहीं किया तो समाज में टकराव और बढ़ेगा। हरारी कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर वॉर और टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन जैसे मुद्दे किसी एक देश के बस में नहीं हैं। इसके लिए पूरी मानवता को एक साथ आना होगा। भविष्य का कम्युनिटी शायद डिजिटल होगा, लेकिन सवाल है क्या वो इंसानी भावनाओं को भी जोड़ पाएगा या सिर्फ डेटा और चैट तक सीमित रहेगा? अगर पूरी धरती खतरे में हो तो क्या सिर्फ राष्ट्रवाद हमें बचा सकता है? अगर आपकी असली कम्युनिटी ऑनलाइन है तो क्या वो आपको संकट में सचमुच सहारा देगी? और अगर इंसान ने मैं कौन हूं का जवाब गलत दिया तो क्या भविष्य में समाज टिक पाएगा? हरारी कहते हैं 21वीं सदी में कम्युनिटी का असली अर्थ बदल जाएगा। अब हमें सिर्फ राष्ट्र या धर्म से नहीं बल्कि पूरी मानवता से अपनी पहचान जोड़नी होगी, क्योंकि अगर हम एक नहीं हुए तो हमारी धरती हमें माफ नहीं करेगी। अब हम चलते हैं लेसन 6, सिविलाइजेशन, सभ्यता का भविष्य पर। यह हिस्सा पूरी किताब का दिल जैसा है, क्योंकि यहां हरारी हमसे पूछते हैं क्या हमारी सभ्यता टिक पाएगी? इंसान कभी छोटे छोटे झुंड में रहता था, फिर उसने गांव बनाए, शहर बनाए, राज्य और साम्राज्य बनाए। धीरे धीरे उसने पूरी दुनिया को एक वैश्विक सभ्यता, ग्लोबल सिविलाइजेशन में बदल दिया। आज हम चाहे दिल्ली में हों या न्यूयॉर्क में, मोबाइल और इंटरनेट से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
एक देश का शेयर बाजार गिरता है तो दूसरे देश की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। एक जगह युद्ध होता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं। यानी हमारी सभ्यता अब सचमुच वैश्विक हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सभ्यता टिक पाएगी या बिखर जाएगी? इतिहास गवाह है कि कोई भी सभ्यता अमर नहीं रही। मिस्र की सभ्यता हजारों साल चली, फिर मिट गई। रोम साम्राज्य पूरी दुनिया पर छाया था, फिर टूट गया। माया और सिंधु घाटी की सभ्यता अचानक गायब हो गई। तो क्या हमारी वैश्विक सभ्यता भी एक दिन ढह जाएगी? आज इंसान ने पहली बार एक साझा संस्कृति बनाई है। विज्ञान सबका है, टेक्नोलॉजी सबकी है, इंटरनेट सबको जोड़ता है। लेकिन यही ताकत हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, क्योंकि अगर ये सभ्यता गिरी तो इस बार पूरी धरती गिर जाएगी। कोविड का सबक याद कीजिए। कोरोना वायरस पहले सिर्फ चीन के एक शहर वुहान में था, लेकिन कुछ ही हफ्तों में पूरी दुनिया ठहर गई। स्कूल बंद, नौकरी बंद, हवाई यात्रा बंद। ये है ग्लोबल सभ्यता की असली हकीकत। एक जगह की समस्या पूरी मानवता की समस्या बन जाती है। हरारी कहते हैं कि हमारी सभ्यता 3 बड़े दुश्मनों से जूझ रही है। पहला, परमाणु युद्ध। अगर किसी एक देश ने भी मिसाइल चलाई तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। अगर धरती गर्म होती गई तो सभ्यता बाढ़ और अकाल में डूब जाएगी। तीसरा, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन, एआई और बायोटेक। अगर बेकाबू हो गए तो इंसान खुद अपनी सभ्यता का दुश्मन बन जाएगा। हमारी सभ्यता अब एक मकड़ी के जाले जैसी है। बहुत सुंदर, बहुत मजबूत दिखती है, लेकिन एक झटके से टूट सकती है। अगर हमें सभ्यता बचानी है तो हमें सिर्फ अपने देश की नहीं, पूरी दुनिया की सोचना होगी, क्योंकि ये चुनौतियां, जलवायु, महामारी, तकनीक सीमाएं नहीं मानती। हरारी पूछते हैं, क्या हम इंसान अब सचमुच वैश्विक नागरिक बन पाएंगे, या फिर छोटे छोटे राष्ट्र और स्वार्थ हमें टुकड़ों में बांट देंगे? क्या आपने सोचा है, अगर कल परमाणु युद्ध हुआ तो सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि पूरा सभ्य समाज खत्म हो जाएगा? अगर हम सिर्फ अपने देश का सोचते रहे और धरती गर्म होती रही तो क्या आने वाली पीढ़ी हमें माफ करेगी? और अगर टेक्नोलॉजी हमारी सभ्यता पर हावी हो गई तो क्या इंसान सचमुच सभ्य रह पाएगा? हरारी कहते हैं, सभ्यता अब एक साझा नाव है। अगर छेद कहीं भी होगा तो डूबेगी पूरी नाव। इसलिए 21वीं सदी का सबसे बड़ा सबक यही है, सभ्यता को बचाना, इंसानियत को बचाना है। चलो अब हम समझते हैं लेसन 7, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की। यह हिस्सा हरारी की किताब का बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि यहां वो हमें दिखाते हैं कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों राष्ट्रवाद ही है। सोचा है, कभी इंसान अपने कबीले पर गर्व करता था, फिर उसने अपने गांव, अपने राज्य, अपने राजा को पहचान बनाई। लेकिन पिछले कुछ 100 सालों में इंसान ने सबसे बड़ी पहचान बनाई, राष्ट्र। आज हम खुद को सबसे पहले भारतीय, अमेरिकी, चीनी या पाकिस्तानी मानते हैं। हमारे झंडे, हमारी फौजें, हमारे गाने सब हमें हम बनाते हैं। राष्ट्रवाद ने हमें ताकत दी है, मिलकर लड़ना, मिलकर बनाना और मिलकर जीना। लेकिन यही राष्ट्रवाद अब वैश्विक सभ्यता के रास्ते में सबसे बड़ा सवाल बन गया है। हरारी बताते हैं कि अगर राष्ट्रवाद न होता तो आज इंसान ये उपलब्धियां नहीं हासिल कर पाता। रेलवे, स्कूल, सड़कें, अस्पताल सब राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं। युद्ध के समय नागरिक मिलकर देश बचाते हैं। खेलों में भी राष्ट्रवाद हमें जोड़ता है। याद कीजिए, जब भारत कोई वर्ल्ड कप जीतता है तो पूरा देश एक हो जाता है। राष्ट्रवाद ने लोगों को अपनी छोटी पहचान से ऊपर उठाकर बड़े परिवार का हिस्सा बनाया। 21वीं सदी में चुनौतियां वैश्विक हैं। जलवायु परिवर्तन, परमाणु युद्ध का खतरा, महामारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये समस्याएं किसी एक देश से हल नहीं होंगी, लेकिन राष्ट्रवाद हमें बार बार मेरे देश पहले के जाल में फंसा देता है। सोचो, अगर चीन और भारत कोयला जलाते हैं तो ग्लोबल तापमान बढ़ता है, लेकिन अगर अमेरिका और यूरोप कहें कि ये हमारी समस्या नहीं, तो क्या धरती बचेगी? यही राष्ट्रवाद कामयाब नहीं होता। धरती का वातावरण कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं मानता। कोविड-19 में हर देश ने सबसे पहले अपनी सीमाएं बंद की, अपनी वैक्सीन छुपाई और अपने नागरिकों को प्राथमिकता दी। लेकिन वायरस हंस रहा था। उसे न पासपोर्ट चाहिए, न वीजा। हरारी कहते हैं कि असली संकट ये है, क्या हम 21वीं सदी में सिर्फ राष्ट्र के नागरिक रहेंगे या दुनिया के नागरिक बन पाएंगे?
अगर हर देश सिर्फ अपने झंडे के नीचे खड़ा होगा तो क्या हम मिलकर धरती को बचा पाएंगे? अगर एआई और तकनीक कुछ देशों के हाथ में सिमट गई तो क्या बाकी देश सिर्फ स्पेक्टेटर्स रहेंगे? अगर जलवायु संकट आया तो क्या सिर्फ भारत या अमेरिका बचेगा या फिर पूरा मानव समाज डूबेगा? राष्ट्रवाद तुम्हें पहचान देता है, लेकिन क्या वो पहचान इंसानियत से बड़ी है? जब बच्चा भूखा हो तो क्या फर्क पड़ता है कि वो भारतीय है या अफ्रीकी? जब हवा जहरीली हो तो क्या फर्क पड़ता है कि तुम दिल्ली में हो या न्यूयॉर्क में? हरारी कहते हैं 21वीं सदी में राष्ट्रवाद की जगह वैश्विक एकता लेनी चाहिए। राष्ट्रवाद बुरा नहीं है, लेकिन अगर वो इंसानियत से ऊपर हो गया तो वही हमारी कब्र खोदेगा। राष्ट्र से प्यार करो, लेकिन धरती को भूलो मत। तो ये थे पहले 7 सबक जिन्होंने हमारी सोच की नींव को हिला दिया, लेकिन असली मोड़ अभी बाकी है। आगे के लेसन और भी गहरे सवाल उठाते हैं जिनसे भागना आसान नहीं होगा। तो कमेंट में बताओ कि अब तक की समरी से तुम्हें क्या सोचने पर मजबूर किया, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी के अगले लेसन में। धन्यवाद।